नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं, अपूर्वा सिंह। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा जारी है, साथ ही जारी है सियासी घमासान। एक ओर सरकार बिल के फायदे गिना रही है, तो वहीं विपक्ष बिल के नुकसान। आरोपों की भरमार है, लेकिन सरकार का अपना तर्क है। किरण रिजिजू ने बिल पेश करते हुए कहा कि वक्फ का मामला धार्मिक व्यवस्था से जुड़ा नहीं है, यह प्रॉपर्टी के संरक्षण का मामला है। सरकार चाहती है कि वक्फ बोर्ड का मैनेजमेंट सुचारू तरीके से चले, तो वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना भी साध रही है। संसद के बाहर भी बिल पर जमकर घमासान हुआ है। कट्टरपंथी बिल की खुलकर मुखालफत भी कर रहे हैं। इसीलिए इंडिया न्यूज कह रहा है, वक्फ पर घमासान, विपक्ष और कट्टरपंथी क्यों परेशान। सरकार जहां विधेयक को मुस्लिमों के हित में एक सुधारात्मक कदम बता रही है, तो वहीं विपक्ष पुरजोर विरोध में उतरा है। विपक्षी दलों का कहना है कि विधेयक संविधान का उल्लंघन है और धार्मिक आजादी के खिलाफ है। कांग्रेस ने सदन में जमकर हंगामा किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आप इस देश को तोड़ देंगे। इस सदन के माध्यम से मैं देश के मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आपके वक्फ में एक भी गैर मुस्लिम नहीं आएगा। इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल क्या करेंगे? वक्फ की संपत्तियां बेचने वालों को पकड़कर बाहर निकालेंगे। वक्फ के नाम पर अपनी संपत्तियां 100 साल के लिए पट्टे पर देने वालों को पकड़ेंगे। वक्फ की आय कम हो रही है, जिस आय से हमें अल्पसंख्यकों के लिए विकास करना है और उन्हें आगे बढ़ाना है, वो पैसा चोरी हो रहा है। वक्फ बोर्ड और काउंसिल उसे पकड़ेंगे, लेकिन विपक्ष और कट्टरपंथी अपने तर्कों पर कायम है। ऐसे में सवाल उठता है कि वक्फ बिल पेश क्यों हो रहा है कलेश? वक्फ बिल पर कौन फैला रहा है भ्रम? भूमाफिया पर गहरी चोट, किसकी नीयत में खोट? वक्फ पर तकरार, कट्टरपंथियों का नया हथियार। मुसलमानों के लिए बिल, कौन नहीं मिलने दे रहा दिल? आज की बड़ी बहस में इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं, फिर मेहमानों का रुख करेंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। ये कोई मुसलमान अपना ज़कात देता है, फितरा देता है, उसको हम पूछने वाला कौन होते हैं? ये आपका धार्मिक भावना से जुड़े हुए चीज है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये वक्फ प्रॉपर्टी का मामला है, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करता है, मुतवल्लिज करता है। ये आपको इतना बेसिक ये फर्क जो है, अगर समझ में नहीं आते या जानबूझ करके आप नहीं समझना चाहते हैं, तो मेरा पास इसका कोई इलाज नहीं है। मान्यवर, आजादी के बाद वही एक्ट को 1954 में वक्फ के केंद्रीकरण के लिए बदला गया। 95 में वक्फ न्याय अधिकरण और वक्फ बोर्डों की स्थापना की। अब ध्यान से सुनिएगा मान्यवर, वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड ये 1995 से आए। ये पूरा झगड़ा जो चल रहा है, आपने नॉन हिंदू को रख दिया और नॉन मुस्लिम को रख दिया, गैर मुस्लिम को रखा। वो झगड़ा वक्फ में दखल करने का है। पहले तो वक्फ में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामिक होगा। मान्यवर, वहां कोई प्रोविजन नहीं है। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं, उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते हैं मान्यवर। इसलिए जो बड़े बड़े भाषण करते हैं कि समानता का अधिकार चला गया, दो धर्मों के बीच में समानता नहीं रही, मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के बीच में दखल खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला मान्यवर। इस दृष्टि से देखें तो 1995 तक वक्फ की काउंसिल और वक्फ बोर्ड था ही नहीं, वो तो 95 से आया। और मान्यवर, ये जो भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक्ट
मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है। ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। भीमराव अंबेडकर ने हमारे संरक्षण का, देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक के संरक्षण का वादा किया। बाबा साहेब ने कहा, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र न हो। और सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है एक ऐसी जीवन शैली जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता देती है। मान्यवर, वक्फ बिल ला करके जिन्होंने इस वक्फ बिल को ड्राफ्ट किया, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है बार बार। वक्फ के बारे में आपको जानकारी, वक्फ है क्या? वक्फ एक फरीजा है हर मुसलमान के लिए, जो जिसकी जो हैसियत है वो अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी को या किसी भी चीज को अल्लाह की राह में वक्फ करता है। और इस वक्फ के जो ड्राफ्ट करने वाले लोग थे, जो उन्होंने बिल ड्राफ्ट किया था, उनमें मैक्सिमम लोग वो थे जिनको वक्फ के बारे में जानकारी नहीं थी। और मैं एक बात बहुत दावे के साथ कहता हूं कि 90% लोग ये नहीं बता पाएंगे, मुसलमान के अलावा, कि पाकी और नापाकी क्या होती है। तो आप वक्फ को क्या जानेंगे? ये जो बार बार कह रहे हैं कि मुस्लिम में सदस्य, गैर मुस्लिम सदस्य शामिल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, वक्फ को मुसलमान समझता है, जानता है, इसकी जो जरूरत है उसको पहचानता है, इसलिए इस बात को कहा जा रहा है। वरना सारा प्रबंधन जो वक्फ बोर्ड का है वो तो सरकारों के ही हाथ में। अध्यक्ष महोदय, भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छुपाती है। भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रहे हैं, जिससे महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए हैं या खो गए हैं उनको चिन्हित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए। अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी इस बात की कि हमारा धर्म अध्यक्ष महोदय, नहीं, कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, प्लीज, उनको अलाउ नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, कुंभ में आस्था सबकी है, कोई ऐसा नहीं जिसकी आस्था ना हो। और कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि 144 वर्षों के बाद पहली बार महाकुंभ होने जा रहा है, और लोग निकल पड़े। सरकार ने कहा कि हमारी तैयारी 100 करोड़ की है। आप कहते टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे जमीन। तो सदन में किस तरह की तीखी चर्चाएं आज सुबह से लगातार जारी है वक्फ संशोधन बिल को लेकर, वो भी हमने आपको सुनवाई। अब चलिए सीधे मेहमानों का रुख करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमानों का परिचय आपसे एक एक करके करवा देते हैं। आनंद दुबे, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आनंद जी आपका। मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी कृष्णानंद जी, बहुत स्वागत है आपका। और जावेद अहमद, चेयरमैन वक्फ वेलफेयर फोरम के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत में करूंगी हमारे चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह जी के साथ। अजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, चर्चा तो लगातार की जा रही है वक्फ को लेकर। अमित शाह की तरफ से भी कहा गया है, बहुत सारी चीजें अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान क्लियर भी कर दी, जिन चीजों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल भी खड़े कर रहा था। बहुत सारे सवाल विपक्ष की तरफ से खड़े किए गए कि क्यों कमेटी में हिंदुओं को शामिल किया जाए, जिसको लेकर भी अमित शाह ने क्लियर कर दिया कि गैर हिंदू कोई नहीं होगा। मुझे लगता है कि अब चीजें धीरे धीरे अजीत जी क्लियर होती चली जा रही हैं, और अब शायद मुस्लिम समुदाय को भी समझ में आ जाएगा कि ये बिल उनके लिए ही है। देखिए, बिल्कुल अपूर्वा, देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के अंदर बहुत कुछ साफ कर दिया है। उन्होंने कह दिया कि ये जो भ्रांति फैलाई जा रही है, इसमें कोई भी गैर हिंदू नहीं शामिल हो रहा। दूसरी बात, केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बात को भी कहा कि जो एक पूरे देश में माहौल बनाया जा रहा है कि ये धार्मिक है, उसके बारे में भी उन्होंने अपनी बात साफ रख दी कि ये निश्चित तौर पर एक संशोधन है
और ऐसा नहीं है कि इसकी जरूरत, उन्होंने कहा कि ये तो 1995 में बना, उसके बाद इसकी जरूरत महसूस हुई, बोर्ड तब ये बना। उसके पहले तो सबसे पहले ये 1950 के दशक में वक्फ संपत्तियों की देख रेख के लिए जो है ये बनाने की जरूरत महसूस की गई थी। 1954 में वक्फ एक्ट नाम का एक कानून बनाया गया, तो ये धीरे धीरे करके लागू हुआ। उसके बाद इस देश में 32 वक्फ बोर्ड हैं जो पूरे देश में संचालित हैं और अपना काम कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को सीधे तौर पर कह दिया कि भाई देखिए, जो बातें हैं वो बिल्कुल गलत तरीके से हैं, और जो विपक्ष पब्लिक के बीच या जनता के बीच जो आप बता रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो इसमें गैर मुस्लिम जो है हिंदू उसमें शामिल हो रहे हैं, उसमें इन अधिकारियों को शामिल किया जा रहा है, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को जो है राज्यसभा अध्यक्ष को सीधे तौर पर कहा। तो निश्चित तौर पर देखिए ये बात कहीं ना कहीं सदन के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बात को साफ कर दिया। विपक्ष के नेता में चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी हो, हालांकि अखिलेश यादव ने इस पर कड़ा प्रहार किया, और अखिलेश यादव ने कहा कि सिर्फ लोगों को, जब बीजेपी अपनी नकारात्मकता को छुपाने के लिए ये ऐसे बिल का इस्तेमाल करती है, तो निश्चित तौर पर देखिए वक्फ बिल को लेकर इस वक्त पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी चीज की अपूर्वा है तो वक्फ बिल को लेकर। अब देखिए पटल पर पेश हो गया, चर्चा जारी है और वो लोकसभा और राज्यसभा में पास होना है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार इस बिल को, संशोधन बिल को पारित करा देगी। वजह यह है कि जो संख्या बल है, कोई भी चीज जब सदन के अंदर होती है तो संख्या बल पर निर्धारित होती है कि आपकी संख्या बल कितनी है। तो अगर लोकसभा की बात करें, जो बात मैंने पहले भी आपको बताई थी कि 543 लोकसभा के अंदर सांसद, इसमें 294 भाजपा के, 234 कांग्रेस के और 14 अन्य है। इसमें जरूरत सिर्फ 272 सदस्यों की है, और जो एनडीए के पास ये आंकड़ा पूरा करता है। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 236 हैं, जिसमें से 121 एनडीए के पास है, 115 बीजेपी के पास है और उसके बाद 6 अन्य, यानी 121 भारतीय जनता पार्टी के पास है और 85 कांग्रेस के पास है, 30 अन्य के पास है। चाहिए कितना? 119, यानी 121 का आंकड़ा बीजेपी पहले से पूरा कर रही है, तो राज्यसभा में भी ये बिल पारित हो जाएगा। रही बात उसमें बदलाव के, उनमें नियमों के, तो सदन के अंदर वो चाहे पक्ष वाले नेता हो चाहे विपक्ष वाले हो, सुबह से ही, दोपहर से, जब से 12 बजे बिल पटल पर रखा गया तब से लगातार सदन में चर्चा हो रही है। विपक्ष ये पहले भी कह रहा था कि सदन में चर्चा नहीं कराते, अब चर्चा हो रही है तो इसको एक तरफा पास करेंगे। देखिए संख्या बल में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है और बहुमत की वजह से ये संशोधन बिल पारित हो जाएगा। लेकिन जो इसको लेकर पूरे देश के अंदर की उग्र प्रदर्शन होगा, प्रदर्शन करेंगे, काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन हो रहा है, आशीषुद्दीन ओवैसी अपनी अलग बात रख रहे हैं, अखिलेश यादव जी अपनी जो है विपक्ष में होने के नाते और विशेष तौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखते हुए अपना पक्ष अलग से रख रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी अलग से लग रही है। यहाँ तक देखिए आम आदमी पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया, हालांकि मुस्लिम समाज को कंफ्यूज ना करे, और ये जो बात प्रोजेक्ट की जा रही है कि नहीं नहीं ये तो धर्म से जुड़ा मामला, तो ये धर्म से जुड़ा मामला नहीं। इस बात को लगातार जो है किरण रिजिजू जी ने भी कहा। हालांकि अनुराग ठाकुर ने अटैक थोड़ा तीखा प्रहार किया और उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। तो जो सदन के अंदर है वो तीखे प्रहार भी एक दूसरे पर हो रहे हैं अपूर्वा। तो निश्चित तौर पर जब ये सदन में पास हो जाएगा और दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा पे, जब ये बिल पारित हो जाएगा और इसकी सारी बातें निकलकर सामने आ जाएगी, तो मुस्लिम समाज के लोगों को, विपक्ष को और सत्ता पक्ष के लोग जो सदन के अंदर नहीं है, उसके अलावा जो पूरे देश में लोग हैं, सबको इसकी हकीकत, इसकी असलियत पता चल जाएगी। तो निश्चित तौर पर अभी मुझे लगता है कि इस बिल को पारित हो जाने के बाद, संशोधन विधेयक बिल पारित हो जाए, पटल पर रख दिया जाए, इसकी कॉपी रख दिया गया है, इसकी कॉपी सबको मिल जाए, फिर मुझे लगता है कि इस पे और बहस होनी चाहिए आगे अपूर्वा। ठीक है, बिल्कुल अजीत जी, बहस आगे भी इस पर जारी रहेगी। मेहमानों का रुख कर लेते हैं। आनंद दुबे जी, सदन में चर्चा हो रही है, सदन के पटल पर इस बिल को पेश कर दिया गया है और अभी अजीत जी को भी आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे लोकसभा से भी ये पास हो जाएगा क्योंकि संख्या बल है आपके पास, राज्यसभा से भी पास हो जाएगा क्योंकि वहां के लिए भी संख्या बल है आपके पास। लेकिन फिर भी देखिए एक बहुसंख्यकवाद वाली जो चीजें है ना, वो बीजेपी के साथ अक्सर देखने को मिली है। विपक्ष की तरफ से भी ऐसे कई तीखे सवाल आपको लेकर पूछे गए हैं और आज उस बिल को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि मुस्लिमों के साथ हमेशा नाइंसाफी करती आई है बीजेपी और बहुसंख्यकवाद वाली जो एक छवि है वो बनती चली जा रही है। उसे कैसे दूर करेंगे इस कानून के साथ? देखिए, विपक्ष का काम है झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, जनता को गुमराह करना। शायद इसी नकारात्मक वजहों से जनता विपक्ष को इस लायक नहीं समझ रही है कि उससे सत्ता
दी जाए, इसीलिए वो लगातार विपक्ष में है और हम काम कर रहे हैं। पहली चीज, ये कोई पहला मामला नहीं है, मैं इस पे आता हूं, इससे पहले मैं अब बताइए, CAA कानून आया था, उसमें हल्ला किया गया कि ये कानून नागरिकता छीनने का काम, जबकि CAA नागरिकता देने का काम। यहां तो कोई अन्याय नहीं हो रहा था। अब आ जाइए, ट्रिपल तलाक, कितनी घृणित व्यवस्था थी। किसी महिला को एक बार ये कह देना तलाक तलाक तलाक, उसने रोटी खराब बना दी, बेडशीट घर में ठीक से नहीं बिछी है, कुर्सी मुड़ी हुई है, किसी भी बात पे खफा होकर कह देना तलाक, और उसका जीवन बर्बाद। उस घृणित व्यवस्था को खत्म करने का काम हमारी सरकार ने किया। ये उसका भी विरोध कर रहे थे। ये बताइए, उसमें तो मुस्लिम बहनों को न्याय मिल रहा था ना, वहां तो कोई दिक्कत नहीं थी। इनका काम है झूठ बोलना, भ्रम फैलाना। अब मैं आता हूं उस मुद्दे पे। देखिए, ये मामला हिंदू और मुसलमान से जुड़ा हुआ नहीं है। ये मामला वंचितों को, मुस्लिम समाज में ही जो वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, उनको न्याय देने का है। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का मामला है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, 7 मई 2010 को लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा था, वो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। वक्फ बोर्ड जमीनों को हड़प रहा है, वक्फ बोर्ड में जो काम करने वाले लोग हैं वो महंगी जमीनों को बेच रहे हैं। पटना के डाक बंगला इलाके में जमीनों पर कब्जा करके वहां अपार्टमेंट बनाया गया है। ये लालू यादव जी का बयान। तो सबसे बड़ी बात है कि ये वही लोग हैं जो सिफारिशें आई थी, सच्चर कमेटी ने जो सिफारिशें की थी, उस समय भी सच्चर कमेटी ने कहा था। लेकिन ये भी सवाल उठता है आनंद दुबे जी, ये भी सवाल उठता है विपक्ष की तरफ से कि जब ऐसे अल्पसंख्यक के लिए जब आप कोई कानून लाते हैं तो पूरा एकदम माहौल बना देते हैं, चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन इससे पहले भी कई ऐसे कानून लाए गए हैं, लेकिन उनमें कोई जिक्र नहीं होता है, जैसे GST को लेकर या फिर नोटबंदी को लेकर रातों रात वो चीजें लागू हो जाती हैं। लेकिन इस पे इतना ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, इतना ज्यादा एक माहौल बना दिया गया है। नहीं, देखिए, इस पे माहौल कौन बना रहा है? इस पे माहौल तो विपक्षी बना रहा है ना। आप ये छोड़ दीजिए, पहले ये औरंगजेब की चर्चा करते हैं, राणा सांगा के बारे में टिप्पणी करते हैं, फिर कहते हैं जी भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है। भाई साहब, आप ही कर रहे हो, आप ही कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे, आप ही को तकलीफ है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये खुद चाहते हैं, इनको पता है कि मुस्लिम समाज धीरे धीरे इन पर विश्वास करना छोड़ रहा है। ठीक है, इसीलिए ये डरा के, उनको भ्रमित करके, उनको गुमराह करके ठीक है आनंद जी। देखिए, अभी छोटे छोटे रिएक्शन में ले लेती हूँ सभी मेहमानों से। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। आशीष चतुर्वेदी जी, क्या लग रहा है? हालांकि धीरे धीरे अब तो लग रहा है कि जो तस्वीर है वो स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। आंकड़े भी हमने बता दिए कि किस तरह से लोकसभा से भी ये पारित हो जाएगा, राज्यसभा से भी ये पारित हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? पहले तो किसी का टीवी चल रहा है। मैं सभी मेहमानों से कहूंगी, किसी का टीवी या कुछ बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, प्लीज उसको आप म्यूट कर दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती है कि हम जो भी संशोधन कर रहे हैं वो, या जिसके लिए भी हम चीज ला रहे हैं, वो उसके भले के लिए ला रहे हैं। और जिसके भले के लिए ला रहे होते हैं वो खुद ये कह रहा होता है कि मेरे भले के लिए नहीं है। अब आप याद करिए, सबसे पहले ये ला रहे थे कृषि कानून, और पूरे देश में जो किसान हैं वो इसके विरोध में थे। कितना धरना प्रदर्शन हुआ, कितना लाठीचार्ज हुआ, कितना कुछ हुआ हमने देखा, और फिर वो कानून आपको वापस लेना पड़ा। लेकिन आप तो यही कह रहे थे कि हम किसानों के हित में ला रहे हैं। फिर ये ला रहे थे एक पेंशन स्कीम। अब वो पेंशन स्कीम, जो एम्प्लॉइज थे वो कह रहे थे हमारे हित में नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता प्रवक्ता कह रहे थे कि नहीं, आपके हित में। अब जिसके लिए आप ला रहे हैं वो खुद कह रहा है हमारे हित में नहीं है, और आप कह रहे हैं कि ये उसके हित में। ऐसी कई चीजें ये लेकर के आए, और उसी में अब आप ये चीज देख रहे हैं, जो अभी ये नए अमेंडमेंट्स आ रहे हैं। यहाँ ये अमेंडमेंट्स क्यों जरूरी थे, किसके लिए जरूरी थे, ये किसी को नहीं समझ में आया। बहुत बड़े बड़े मुद्दे थे। आज हमारी देश की अर्थव्यवस्था वहां चली गई जहां हमारा 1 रुपया जो है भूटान के बराबर आ गया है। अब आप सोचिए कि आज वो दिन आ गए, वो सब चीजों पे बात करके उनको सुधारने के बजाय आप पहुंच गए कहां, हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ करें हम
कि जहां वक्फ है उसमें ये अमेंडमेंट्स करें, जिससे हम ये लोगों को बताएं कि भाई आपके लिए फायदा होगा, ये नुकसान होगा, जो भी होगा। तो कहीं ना कहीं आप ऐसी चीजों को जबरदस्ती उठाते हैं कि जिससे बाकी जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनसे ध्यान इधर लाया जा सके, लोग उनकी ठीक। चर्चा ना करें, इनकी चर्चा करें। बस इतनी सी बात। चलिए ठीक है। स्वामी कृष्णानंद जी, ये जबरदस्ती का उठाया हुआ मुद्दा है, क्योंकि हमने ऐसे देखा है कि कांग्रेस की भी जब सरकार थी तब भी वक्फ जो कानून है उसमें संशोधन हुआ था, लेकिन अब जब बीजेपी कर रही है तो ये सवाल उठ रहा है कि ये जबरदस्ती का उठाया हुआ मुद्दा है बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। क्योंकि अखिलेश यादव ने भी आज जो सदन में कहा कि ये सब चीजें जबरदस्ती की जा रही हैं, महाकुंभ में जो अनियमितताएं हुई हैं उन तमाम चीजों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अब आप ये वक्फ कानून में संशोधन की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद पहले तो आपके इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम जितने भी सनातनी हिंदू हैं, भारतीय हैं, जितने भी संत हैं, सभी लोग वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड कानून का पुरजोर बहिष्कार करते हैं, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड का यहाँ कोई औचित्य नहीं है भारतवर्ष में, क्योंकि सनातनी हिंदुओं का देश है। और यदि वक्फ बोर्ड बना ही था तो उसको सही मायने में वक्फ बोर्ड के रूप में क्यों नहीं रखा गया? वक्फ बोर्ड का मतलब होता है कि जो मुस्लिमों की प्रॉपर्टी है, जो मुस्लिम लोग दान में देते हैं, और तो वो वक्फ बोर्ड का अधिकार उसके ऊपर होना चाहिए। और ये तो सरासर संविधान का उल्लंघन है। क्या ये हास्यास्पद नहीं है कि जो देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चल रहा है, संविधान से चल रहा है, और उसमें सन 54 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी के द्वारा ऐसा एक कानून लाया जाना, और जो सन 13 में असीमित उनको पावर देने के बाद में कि वो जिस भूमि पर हाथ रख देगा वो वक्फ बोर्ड की हो जाएगी, और उसके लिए कोई कोर्ट नहीं होगी, कोई हाई कोर्ट नहीं जा सकता, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। तो ये बताइए कि ये वक्फ बोर्ड ये सरासर संविधान का उल्लंघन है कि नहीं? और ये वक्फ बोर्ड कहाँ है? ये मुस्लिमों की रक्षा का बोर्ड कहाँ है? ये दान की भूमि की रक्षा करने का बोर्ड कहाँ रह गया? ये तो भूमि को हड़पने का बोर्ड हो गया। ये तो भारतवर्ष की भूमि को बगैर युद्ध किए अपने कब्जे में लेकर के और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश हो गया। और यदि मेरे शब्दों में एक भी शब्द कोई गलत साबित कर दे तो जो कहे वो मानने के लिए तैयार हूं। ये पूरा देश देख रहा है, आप सभी मीडिया कर्मी भी देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से पूरी भारत भूमि को हड़पने का काम कर रहा है। तो ये लूट बोर्ड है कि वक्फ बोर्ड है, पहले तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार से ये निवेदन करता हूं, ये आग्रह करता हूं कि ये वक्फ बोर्ड जैसी लूट संस्था को पूर्ण रूपेण समाप्त करना चाहिए। जब नेहरू जी वक्फ बोर्ड जैसा कानून ला सकते हैं तो मोदी जी इस समय सत्ता में है तो वक्फ बोर्ड जैसे कानून को समाप्त भी कर सकते हैं और कर देना चाहिए। चलिए ठीक है। जावेद अहमद जी, सदन में चर्चा हो रही है वक्फ बिल को लेकर। अमित शाह की तरफ से भी कई सारी बातें क्लियर कर दी गई हैं कि गैर मुस्लिम इस कमेटी में नहीं होंगे। ट्रांसपेरेंसी का हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं, बार बार हम ट्रांसपेरेंसी का जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरह से वक्फ जो बोर्ड है वो किसी भी संपत्ति पर दावा ठोक देती है तो वो चीजें अब नहीं होंगी। फिर इसमें परेशानी कहां आ रही है और आपका क्या पक्ष है इसमें? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इसमें शामिल किया आपके इस चर्चा में, और ये बहुत ही संजीदा चर्चा है। मैं किसी दल पार्टी से मेरा ताल्लुक नहीं है, मैं एक रिसर्च और रिफॉर्म पे काम करता हूं, और ये संस्था जो है वक्फ संपत्तियों धर्मार्थ पे काम करती है जी। मेरे कुछ बहुत ही हैं जो बात है, ये सब वाली है वो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुछ समझने की बात है। बिल का स्वरूप ये कहता है कि जो के तहत इसमें जो बातें दी गई हैं, जो प्रोविजन गया है, वो होता है का जो की शक्ल में नहीं लगा। मतलब ये है कि जो वक्त की संपत्तियां इंदराज हैं और अगर वो किसी सरकारी अथवा ऐसी जगह पे हैं जो उसका डॉक्यूमेंट नहीं है
अब वो इस बिल के आने के बाद नहीं रहेंगे, उसको बोलते हैं वक्फ बाय यूजर। जैसे टेम्पल बाय यूजर होता है, तमाम शहरों गांवों में प्राचीन मंदिर होती है, इसी तरह सिख बाय यूजर होता है। तो ये संविधान और कानून के जरिए इजाजत मिली थी। दूसरी बात, अगर कोई संपत्ति सरकारी जमीन की ऑफिस हो, मिसाल के तौर पे सीजीओ कम्प्लेक्स, आईटीओ, तमाम एक एग्जाम्पल के तौर बता रहे हैं, लखनऊ, पटना, बिहार, तमाम जगहों पे सरकार की, एसआई की और डीडीए की ऑफिस, विकास मीनार की ऑफिस जो है वहां पे दिल्ली में, वो वक्त संपत्ति पे है। ऐसी संपत्तियां तकरीबन 200 से ज्यादा है पूरे देश में, जो सरकार की हो जाएंगी, इसमें कोई किसी तरह का शक नहीं है। आखिरी बात, ट्रांसपेरेंट और करप्शन रोकने के लिए सरकार 10 साल से केंद्र में है, एक बहुत ही बहुआयामी प्रोजेक्ट लाई और तमाम वक्त संपत्तियों का कंप्यूटराइजेशन, जियो टैगिंग और उसका एक बेहतरीन मॉडल बनाने की कोशिश की गई। अभी एक प्रोजेक्ट 80% भी नहीं हुआ है। मेरा इसमें किसी के सपोर्ट और विरोध की बात नहीं है। वक्फ का वजूद नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पे ये वामसी एक पोर्टल है जहां पे 8,72,000 संपत्तियां हैं, उसमें 61% संपत्तियों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है। ये मेरी बात नहीं है, ये सरकार की बात है। और 39% ऐसी संपत्तियां हैं जो वेल डॉक्यूमेंटेड हैं, ये मानी जाएंगी कि वक्फ संपत्ति है। जैसे ये कानून लागू होगा, एक सॉफ्टवेयर बनेगा और जितनी वामसी की जो डेटाबेस है वो डंप कर दिया जाएगा और 6 महीने का टाइम दिया जाएगा और उसमें तमाम संपत्तियों का विवरण देना पड़ेगा। अब मुझे समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर समझना की बात है कि क्या जब सरकार 10 साल में 9 लाख प्रॉपर्टी का कंप्यूटराइजेशन अपलोडिंग नहीं कर पा रही है, तो जो लोग 6 महीने में अगर वक्त संपत्तियों की डिटेल नहीं दे पाएंगे तो उनको अब अदालत में जाना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, डिस्प्यूट में जाना पड़ेगा। ये एक अजीब सी सिचुएशन पैदा होगी। हम ये नहीं करें कि सरकार की मंशा ठीक है या नहीं है, 5 साल का मुसलमान होगा या नहीं होगा, ये विषय नहीं है। बोर्ड में कौन होगा, ये देश संविधान से चलेगा, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। अधिकारी जो होता है वो अधिकारी होता है, ये विषय नहीं है। अगर आज जैसे महाराज कह रहे हैं, कल उनके भी इंडोमेंट में, उनके भी ट्रस्ट में ये व्यवस्था आएगी और व्यवधान आएगा। ये एक सिस्टम जब संविधान से चल रहा है आजादी के बाद, तो जो व्यवस्थाएं चली थी 1954 में, 1995 में, 2013 में, इसमें भी बीजेपी के लोग थे, उस वक्त भी इसमें डिस्कशन हुआ होगा, उसमें भी सारी बातें आई होंगी। आज ऐसी क्या आ पड़ी कि आपको बड़ी मोहब्बत है कि वक्फ का नाम उम्मीद से पढ़ा जाएगा? 5 साल के मुसलमान का सर्टिफिकेट कौन देगा? मैं जानना चाहता हूँ महाराज से कि आप हिंदू हैं, इसका सर्टिफिकेट कौन देगा? मैं मुसलमान हूँ, इसका सर्टिफिकेट कौन देगा? ठीक है जावेद जी, व्यवस्था देश में नहीं है। तो ये गंभीर मामला है, तू मैं में से बात नहीं है कि धरातल पे इस पे व्यवस्था बिगड़ने की चांसेस है, लोग अदालतों में जाएंगे, स्थिति बड़ी संजीदा है, ये समझना होगा। ये जो पार्लियामेंट है, अजीत जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जीत हार जो है नंबर पे होता है। ठीक है जावेद जी, मैं लौटूंगी आपके पास। अजीत जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या वाकई अल्पसंख्यकों में भ्रामकता फैलाई गई है कि अगर वक्फ कानून में अगर संशोधन होता है तो दान की गई संपत्तियों में भी हस्तक्षेप होगा, मस्जिदों में भी हस्तक्षेप होगा, जो कब्रिस्तान के लिए जमीनें दान की गई हैं उनमें भी सरकार का हस्तक्षेप होगा? क्योंकि ऐसी कई भ्रामकता जो है वो फैलाई गई है विपक्ष की भी तरफ से, कई अन्य पार्टियों की भी तरफ से, कि अपना वोट बैंक बचा रहे और जो मुस्लिम समुदाय है वो इन्हीं चीजों में घूमता रहे, उलझता रहे और फिर सड़कों पर इस तरह से वो आंदोलन करने लग जाए। देखिए, बिल्कुल अपूर्वा, जो विपक्ष का काम है उसका काम है सत्ता पक्ष को घेरना, और विपक्ष बखूबी सत्ता पक्ष को घेर रहा है, सदन के अंदर भी और सड़क पर। सड़क पर क्या है? सड़क पर मुस्लिम वोट बैंक है और मुस्लिम समाज के लोगों को, आप चाहे ओवैसी की बात कर लीजिए, चाहे आप अखिलेश यादव की बात कर लीजिए, या फिर बड़े जो विपक्ष के नेता हैं, वो ये बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसा कानून ला रही है और जानबूझकर ला रही है और सिर्फ अपनी नकारात्मकता को छुपा रही है। लेकिन जो बात जावेद जी कह रहे थे, मैं उस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि जब ये कानून बनेगा तो कुछ इस पे तकनीकी दिक्कतें आएगी। जो बात 8,72,000 संपत्तियों की हो रही है, जो सर्टिफाइड है, जो नहीं है, लेकिन जो बात आपने कही कि क्या इसमें मस्जिद आएगी, क्या इसमें धार्मिक जो जगह हैं वो आएंगी, क्या इसमें ईदगाह आएगा, तो ये बिल्कुल नहीं आएगा। ये बिल्कुल क्लियर है। और जो है किरण रिजिजू ने भी क्लियर किया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी क्लियर किया है कि निश्चित तौर पर कि ये चीजें नहीं आएंगी। तो ये कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजन है, ये इसीलिए मैं कह रहा था कि जो जावेद जी कह रहे थे मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन जब तक बिल पास ना हो जाए, बिल की कॉपी आपके पास ना आ जाए, तब तक आप बिल के बारे में कुछ कह नहीं सकते। अगर आप कहेंगे तो हो सकता है वो सच भी हो सकता है और वो बात गलत भी हो सकती है। और कोई चीज अगर गलत
पब्लिक के बीच यानी मुस्लिम समाज के बीच प्रचारित हो जाए या हिंदू समाज के बीच प्रचारित हो जाए, पक्ष और विपक्ष दोनों को इसको नफा नुकसान दोनों को उठाना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, अगर पहले से भ्रांतियां फैलेगी और पब्लिक मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर आ गए, कहीं बवाल हो गया, कहीं हिंसा हो गई, तो इसके जिम्मेदार वो लोग होंगे जो भ्रांतियां फैला रहे हैं। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक बिल आपके पास आना जाए, संशोधन की जो कॉपी है वो पक्ष और विपक्ष के पास आना जाए, उस पर भी एक बार चर्चा ना हो जाए, तब तक मुझे लगता है कि इंतजार करना चाहिए। और देखिए, लोकसभा राज्यसभा मैंने पहले ही आंकड़े बता दिए कि ये संशोधन बिल पारित हो जाएगा। लेकिन जावेद साहब जो कह रहे थे कि अलग अलग चीजें इसमें दिक्कत करेगी, क्या पहले जब 2013 में ये आया तब भी बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग भी थे, क्योंकि जब जो सरकार थी 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उसमें भी समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का समर्थन था, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो ये 1995 में भी इसने रूप लिया और 1954 में बाकायदा ये वक्फ काउंसिल के तौर पर ये स्थापित हुआ था। तो निश्चित तौर पर कुछ कमियां रहती हैं। कोई भी कानून बनता है तो ऐसा नहीं कि उसमें गुंजाइश नहीं होती, गुंजाइश हमेशा होती है और संभावनाओं पर पूरी दुनिया, उम्मीद पर पूरी दुनिया कायम है। तो मुझे लगता है कि धैर्य से इंतजार करना चाहिए और पक्ष विपक्ष दोनों को इस पर बृहद चर्चा करनी चाहिए। और जब ये बिल पास हो जाए उसके बाद भी सदन में चर्चा होगी तो उसमें संशोधन किया जा सकता है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा भी कि जो बात कही जा रही है कि इसमें गैर मुस्लिम होंगे, वो बिल्कुल नहीं होंगे और ये भ्रांतियां मुस्लिम समाज में ना फैलाया जाए, इसमें कोई ये धार्मिक कानून नहीं है। तो अभी बहुत कुछ बॉबी पिक्चर बाकी, अभी ये ट्रेलर है, अभी पूरी की पूरी कहानी बाकी है पूर्वा। तो हमें लगता है कि इंतजार करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल अजीत जी। देखिए, अभी इंतजार का ही ऑप्शन है, इंतजार ही कर सकते हैं। चर्चा हो रही है और अब जिस तरह से आंकड़े भी हम लगातार बता रहे हैं कि ये स्मूथली पास तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद की क्या प्रतिक्रियाएं हमें सड़कों पर नजर आएंगी, क्योंकि विपक्षी तो खून बहाने की भी बात कर रहे हैं, कुर्बानी देने की भी बात कर रहे हैं। आशीष जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, उसके बाद मैं आनंद जी आपका रुख करूंगी, क्योंकि वक्फ को लेकर हमेशा एक चीज कही गई है कि न खाता न बही, जो वक्फ कहे वही सही। मुझे लगता है ये भी एक अफवाह ही है कि वक्फ बोर्ड जो है वो किसी भी प्रॉपर्टी को हाथ रख देगा और वो उसकी हो जाएगी। अगर ऐसा होता तो अब तक पूरी हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी वक्फ की हो गई होती। ऐसा नहीं है। वक्फ में केवल वो प्रॉपर्टियां जाती हैं जो कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपनी जो भी संपत्ति है वो वक्फ को दे देता है। मतलब सरल शब्दों में कहें तो एक ट्रस्ट की तरह काम करता है। जैसे हमारे यहाँ मंदिरों के ट्रस्ट चलते हैं और बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट चल रहे हैं जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं, उनके पास भी लोग दान में अपनी जो प्रॉपर्टी है देते हैं या कोई आश्रम बनवाते हैं, वहां मकान बनवाते हैं और फिर वो ट्रस्ट जो है उसको मैनेज करता है। बिल्कुल उसी तरीके से वक्फ है। हाँ, कहीं अगर उसमें कुछ अनियमितताएं हैं तो उनको जो है ठीक किया जा सकता है जिससे उसका संचालन बेहतर तरीके से हो सके। लेकिन मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। मैंने एक बार गूगल पे सर्च किया और फिर काफी चीजें पढ़ी तो पता चला कि जो अंबानी साहब हैं उनका मकान जिस जमीन पे बना हुआ है वो वक्फ की जमीन है। और मुझे लगता है कि ये जो इतनी भाजपा को अचानक इस कानून पे चिंता हुई है उसमें अंबानी साहब का और उनका काफी ज्यादा क्योंकि नजदीकियां हैं तो कहीं ना कहीं वहां से भी ये चीज जुड़ के आती है। अगर कोई भी व्यक्ति जो आपका डिबेट देख रहा है वो अगर मैंने आरटीआई में भी उसमें पढ़ा कि वो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मांगी गई थी तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि आपने कैसे ये अंबानी साहब को जो है वक्फ की जमीन जो है वो उस पर बना हुआ है, तो उस पर कोई जवाब वो नहीं दे पाए और काफी चीजें वो पेंडिंग रही और ऐसी पड़ी रह गई। ये भी एक बहुत हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि जो अंबानी साहब का वो बहुत महंगा मकान बना हुआ है मुंबई में वो भी वक्फ की जमीन पे बना हुआ है। तो आप समझ लीजिए क्यों ये सब अमेंडमेंट और ये क्यों जरूरी हो रहे हैं। चलिए ठीक है, आनंद दुबे जी। जी, बहुसंख्यकवाद वाली चीजें हर बार बीजेपी को लेकर कही जाती है कि आप कानून अल्पसंख्यकों के लिए लेकर आ जाते हैं फिर उन पर थोप देते हैं, वो चाहे माने चाहे ना माने। अब मैं जरा आशीष जी की बातों को जवाब दे देता हूँ। जी, आशीष जी ने एक बात अभी अंबानी की करी कि अंबानी को मकान है इसलिए कानून लाया जा रहा है। मैं इन्हें बहुत ही पढ़ा लिखा और बहुत अच्छा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी मानता हूँ, लेकिन बड़ी हास्यास्पद बात कर रहे हैं। कर कोई बात नहीं है। ये जिस मकान को बना रहे हैं उसी में रसगुल्ला खाने जो है अखिलेश यादव जी पूरे परिवार के साथ जाते हैं, पूरे परिवार के साथ जाते हैं। उसमें डिंपल जी भी जाती है, बच्चे भी चले जाते हैं।
सब साथ में रसगुल्ला खाने उसी अंबानी के मकान में जाते हैं जो वक्त की जमीन पे बना हुआ है। ऐसे में तो अगर आप मुसलमानों के हितैषी है तो आपको वहां कदम नहीं रखना चाहिए, एकदम उनको तिलांजलि दे देनी चाहिए। लेकिन आप कहां कर पाएंगे, आपकी भी मजबूरी है, आपको जाना ही है। इसी तरह से अंबानी परिवार को सैफई में बुला के आओ भगत करना, उनको बढ़िया खातिरदारी करना, उनके लिए नृत्य संगीत का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना, ये भी समाजवादी पार्टी ने किया है, ये सबने देखा है। तो ये तो अंबानी की बात। इन्होंने कहा आप जिसके लिए ला रहे हैं उसको फायदा ही नहीं, वो कहा कह रहा है। इनको पता नहीं है कि 40,000 केसेस वक्फ के, जिस पर वक्फ ने जिन जिन संपत्तियों पर दावा किया, ऐसे 40,000 मामले लंबित हैं अलग अलग राज्यों के ट्रिब्यूनल्स में। ठीक, उनमें से 9,900 मामले, करीब 24% मामले मुसलमानों के हैं। खुद मुसलमान लोग इससे पीड़ित हैं। आप पुणे में अभी रिसेंटली 135 परिवार ऐसे हैं मुस्लिमों के जिनकी संपत्ति पर वक्फ ने दावा किया है, उन्होंने वो ट्रिब्यूनल गए। तो ये कहना कि ये मुसलमानों के लिए नहीं है, अरे साहब ये मुसलमानों के लिए ही है। सुन लीजिए मैडम थोड़ा सुन लीजिए। इसके अलावा आप कह रहे हैं कि वो दावा नहीं करते। अरे साहब अब क्या बचा है? राष्ट्रपति भवन के अंदर कहा कि वक्फ की जमीन है, लाल किले को कहते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी है, सीजीओ कॉम्प्लेक्स को कहते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी है, संसद को कहते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी है। कुछ दिन पहले तो कुंभ में गंगा जी के अंदर, यानी गंगा जी की धारा के बीच में जो जमीन है उसको भी कह रहे हैं वो भी वक्फ की है। तो बचा क्या? और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, इन्होंने हिंदुओं ठीक है आनंद जी, एक बार जावेद जी का मैं रुक कर लेती हूँ। आज सुन लीजिए ना, मुझे आपने 2 बार आशीष जी से बात किया, फिर आप मेरे पास आई हैं। सुन लीजिए। चलिए ठीक है। अरे नाराज मत हो, ये जवाब दे दीजिए। मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ मैडम, मैं तो बड़े गंभीरता के साथ आप इंतजार कर रहा था कि आप आएंगे। चलिए ठीक है, अब आप जवाब दे दीजिए, फिर और भी मेहमान है हमारे साथ। हाँ जी, वो भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात है, ये प्रबंधन से जुड़ा मामला है। ये कह रहे थे मंदिरों की बात। तमाम मंदिर जो हमारे देश के बड़े मंदिर हैं उनको श्राइन बोर्ड चलाता है और उसको पूरी तरह से गवर्नमेंट नियंत्रित करती है। उसमें गवर्नमेंट के अधिकारी शामिल होते हैं। इनके यहां अगर ऐसा कर दें तब तो ये हायतोबा मचा दें। ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और सिर्फ जमीन लूटने का खेल चल रहा था, उसको हमारी सरकार रोकेगी और गरीब मुसलमानों के पक्ष में काम करने का काम हमारी सरकार ने पहले भी किया, हम आगे भी करेंगे। चलिए ठीक है जावेद जी, विश्वास वाली चीजें यहां पर है कि विश्वास नहीं हो पा रहा है मुस्लिम समुदाय को कि जो संशोधन होगा वो उनके हित में होगा कि नहीं। लेकिन हमने तो कई ऐसे मुस्लिमों को भी देखा है, सुना है, कई ऐसे मौलवी भी हैं जो इसके पूरे फेवर में नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। कल को उठ के कोई भी कह दे कि ये वक्फ की जमीन है, अभी महाकुंभ बीता है, वहां पर भी ये दावा किया जा रहा था कि अरे ये तो वक्फ की जमीन है। आज सदन में भी किरण रिजिजू की तरफ से ये कहा गया कि कानून बनना और इसमें संशोधन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्या पता कल को वक्फ कह दे कि ये जमीन भी वक्फ की है। फिर जावेद जी आप अनम्यूट कर लीजिए। समझता हूं कि सभी इक्वली क्वालिफाइड हैं। संसद में जो चल रहा है, जैसे भी आपके ने जो एनालिस्ट हैं उन्होंने बात रखी, ये बात 44 अमेंडमेंट और इन एडिशन 14 अमेंडमेंट और कैबिनेट का अप्रूवल, ये रिकॉर्डेड है। हाँ, ये बात सही है कि जो सदन में चल रहा है वो उसकी चर्चा में क्या है नहीं है, लेकिन बहुत कुछ आ गया है। अब 1 घंटे का और मोहलत है और ये बिल फाइनल हो जाएगी और पास हो जाएगी। 3 बात आप इस पे गौर करिए कि ये बात विश्वास और विश्वास की नहीं है। आप इसकी थ्योरी में जाएंगी तो बहुत समय लगेगा। आप इसके क्रक्स को समझिए। पूरे देश में जब वक्फ की संपत्ति का कंप्यूटराइजेशन, डिजिटाइजेशन तमाम 10 साल में केंद्र सरकार ने बड़े जिम्मेदारी, उसके भाव, उसके इरादे में कोई शक और शुबा नहीं है, सवाल भी नहीं है। वक्फ संपत्ति ये समझने की कोशिश किया जाए कि मुसलमान के उसके ईमान और उसके प्रोफेसी और उसके आस्था से ताल्लुक है। वो अपनी जिंदगी का दान करता है अपने अल्लाह के नाम के, और उससे उम्मीद करता है कि आने वाले दिन में उसके रिफाई काम, भलाई का काम, पुण्य का काम होगा। उसमें इबादतगाह भी है, कब्रिस्तान है और खेत खलिहान, चल अचल संपत्तियां हैं। इसकी बहुत सारी वैरायटी हैं।
अब रही बात, लेकिन बात तो यही है ना जावेद साहब, बात तो यही है कि वक्फ को कहां-कहां से आमदनी हो रही है, रेवेन्यू कहां-कहां से वक्फ का आ रहा है, ये चीजें भी तो खुल के सामने आनी चाहिए ना। अब जो संपत्ति का दान कर रहे हैं उनको फिर पता ही नहीं चल पा रहा है। बिल्कुल आना चाहिए। हाँ जी, यूनियन गवर्नमेंट ने कानून बनाया, स्टेट गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदार है, जो स्टेट वक्फ बोर्ड काम करता है, उसके लैंड, उसके रख रखाव और उसकी तमाम जिम्मेदारियों का काम भारी भरकम मंत्रालय है। ये अगर समन्वय, मान लीजिए कानून बनता है और क्रियान्वयन न हो, इंप्लीमेंट न हो, तो इसका कोई मतलब नहीं है ना। ये तो जो बात है वो कंप्लायंस की है। मान लीजिए करप्शन हो रहा है, वो कंप्लायंस की बात है। वक्फ बोर्ड में सीईओ या चेयरमैन चुने हुए पार्लियामेंट या गैर स्कॉलर वगैरह सब सभी तमाम लोग आते हैं। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी सर्वे कमिश्नर होता है। तमाम वक्फ की संपत्तियों का वेरिफिकेशन गजट होने के बाद दर्ज होता है। ऊपर उत्तर प्रदेश का केस बता रहा हूँ, ये सुन लीजिए, इससे आपको प्रकरण समझ में आ जाएगा। जल्दी से पूरे उत्तर प्रदेश में, तो पूरे उत्तर प्रदेश में 1,32,140 वक्फ संपत्तियां 1987 में गजट नोटिफिकेशन के बाद वक्फ बोर्ड में इंदराज होते हैं, यानी वक्फ रिकॉर्ड में इंदराज होती हैं, जिनके डिप्टी सर्वे कमिश्नर जो होता है वो सर्वे करता है और गजट होता है गवर्नर के राजपत्रित गवर्नमेंट होता है। अब सरकार ये कह रही है कि चूंकि इसके इंदराज या इसके दाखिल खारिज जो है राजस्व में नहीं है, कानून ये कहता है कि जो भी गजट नोटिफिकेशन हुआ है इसने किसी मौलाना, मौलवी और वक्फ बोर्ड ने नहीं किया, ये किया है कानून की बनाई हुई व्यवस्था में। जब अब कलेक्टर जो है उसकी पूरी जिम्मेदारी होने जा रही है, यही काम वो फिर करेगा। तो जब ये 39 साल में अपने काम को नहीं किया है व्यवस्था, किसी सरकार पे क्वेश्चन नहीं है। अब वो 39 साल में ये नहीं करता है। उत्तर प्रदेश ने जेपीसी को रिपोर्ट दिया है कि 78% संपत्तियां वक्फ नहीं है, 78% वक्फ संपत्तियां नहीं है। इसका मतलब ये एक बहुत ही अव्यवस्था पैदा करने वाली चलिए ठीक है, वही उन्हीं अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए तो संशोधन हो रहा है कि आगे इस तरह की अव्यवस्थाएं ना हो। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी संशोधन हुआ था, तब भी आपने स्वीकार किया था। और अब तो मुझे लग रहा है अगर ये पास हो जाएगा तो स्वीकार करना पड़ेगा, फिर आप सड़कों पर उतर जाइए। लोग कुर्बानी देने की बात कर रहे हैं, खून बहाने की बात कर रहे हैं, वो तब की देखी जाएगी। कृष्णानंद जी, देश मुगलिया सोच से नहीं चलेगा, शरीयत कानून से नहीं चलेगा, ऐसा अनुराग ठाकुर ने आज सदन में कहा है। जी बिल्कुल, ये देश जो है संविधान से चलना चाहिए और अनुराग ठाकुर जी ने जो बात कही है बिल्कुल सत्य बात है। और मैं पूछना चाहता हूं उन नेताओं से जो संविधान की कॉपी लेकर के लहराते हुए प्रचार करते हैं कि ये जो वक्फ बोर्ड का कानून बना है, क्या इसकी ये जांच नहीं होनी चाहिए कि वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है वो किसी मुस्लिम के द्वारा दान दी गई है अथवा लोगों की जमीन को कब्जा करके लिया गया है। दूसरी बात कि भारतवर्ष में वक्फ बोर्ड के पास जमीन आई कहां से, जो ये दावा करता है कि यहाँ पर मेरी जमीन है, अंबानी का घर मेरा है, ये संसद भवन मेरा है, तो ये वक्फ बोर्ड की जमीन कहां से आई? ये अनैतिक और गैर कानूनी दावा है। ऐसे बोर्ड को क्यों ना समाप्त किया जाए, ऐसे बोर्ड में क्यों ना संशोधन किया जाए? आप उसकी समीक्षा नहीं करने देंगे क्या? दूसरी बात, हिंदुओं के जो मंदिर हैं या हिंदुओं का कोई ट्रस्ट है, सनातनी हिंदुओं का एक भी ट्रस्ट बता दीजिए जिसने भारत की भूमि पर कब्जा किया हो और ये कहा हो कि ये हमारी ट्रस्ट की जमीन है, भारत सरकार छोड़े या कोई मुसलमान छोड़े। ऐसा अगर एक भी किसी हिंदू की ट्रस्ट ने किया हो तो आप लाकर के हमको एग्जाम्पल दीजिए। लेकिन ये वक्फ बोर्ड जो लूट का बोर्ड है, इसको किसने अधिकार दे दिया है कि किसी की भी संपत्ति पर हाथ रख के कह रहा है कि ये वक्फ बोर्ड की है? ये सनातनी हिंदुओं की भूमि है। भारतवर्ष हिंदुओं का देश है, हमारे शास्त्रों में प्रमाण है। और आज जो मोदी जी संशोधन ला रहे हैं, एष राज्याम परो धर्मो ह्यार्ता नामार्ति नाशनम, जो राजा होता है, जो सरकार होता है, उसका दायित्व होता है कि कोई जनता यदि पीड़ित है तो उसकी पीड़ा को दूर किया जाए। आज भारतवर्ष की जनता इस वक्फ बोर्ड के दानव से पीड़ित है। केवल हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी पीड़ित है। और ये जो कुछ चंद लोग जो कुछ पार्टियों से मिले हुए हैं, वो वक्फ बोर्ड के नाम पर पूरे देश की भूमि को हड़प करके और भारत का इस्लामीकरण करना चाहते हैं। मैं छाती ठोक के दावे के साथ ये बात आपके चैनल पे कह रहा हूँ, ये इस्लामीकरण करने की साजिश है भारतवर्ष में।
को जो है जी, इस्लामिक जी, राष्ट्र मैं आपसे बनाने की समझना साजिश। चाहूंगी। देखिए, बयानबाजी तो बहुत पहले से चल रही है वक्फ को लेकर के। अगर ये कानून पारित हो जाता है, संशोधन हो जाता है, तो हम सड़कों पर उतर जाएंगे। शाहीन बाग वाली स्थिति एक बार फिर से बनती हुई नजर आ जाएगी। खून बहा देंगे, कुर्बानी दे देंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर बात की जाए कि आखिर कैसे मुस्लिम समुदाय को इस पर भरोसा हो, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में भी दो पक्ष हैं, कोई मान रहा है तो कोई नहीं मान रहा है इस कानून को। और फिर ये चीजें होती हैं कि वो भरोसा कैसे हो, कैसे सरकार पर वो विश्वास बने कि नहीं, अल्पसंख्यक के लिए भी अगर चीजें हो रही हैं तो वो उनके फायदे के लिए है। देखिए बिल्कुल पूर्वा, जब सीए और एनआरसी आया था तब भी देखिए सड़कों पर उतरे थे, और उसकी वजह यही थी कि सही बातें उनके पास तक नहीं पहुंच रही थी और एक लंबे समय तक प्रदर्शन चला और बाद में प्रदर्शन खत्म हो गया। लेकिन वक्त बिल को लेकर भी मुझे लगता है कि सेम वही परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं और एक माहौल बनाया जा रहा है। जैसे देखिए मौलाना तौकीर रजा ने कह दिया हम तो सड़क पर नमाज पढ़ेंगे, ईद पर लेकर उन्होंने कह दिया कि भाई आप नए कपड़े मुसलमान ना पहनिए तो खुशी का नहीं गम का त्यौहार है। वक्त बिल को लेकर ही ये पूरा जो उनकी तरफ से बयान दिया गया तब वो बात कही गई। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि भाई हम तो कुर्बानी कर देंगे। सारे के सारे जितने लोग हैं जो मुस्लिम समाज से जुड़े हुए हैं और जो बड़े लोग हैं, वो चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे मौलाना तौकीर रजा हो, चाहे देवबंद के मौलाना हो, चाहे बरेली के मौलाना हो, चाहे बड़े बड़े जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, अगर उनकी बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं हम इस वक्फ बिल का विरोध करेंगे। लेकिन इसके पहले भी वक्फ बिल में संशोधन हुआ है, हर कानून में संशोधन हुआ है और संशोधन होने के बाद वो लागू हुआ। अगर वो सही नहीं रहा तो आगे आने वाले टाइम में चल के फिर उसमें संशोधन हुआ है। तो उसमें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप अग्रेसिव होते हैं और सड़कों पर उतरते हैं, जो खून बहाने की बात कर रहे हैं, कहीं हिंसा होती है तो उसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी जो इस तरह का बयान दे रहा है, और फिर सरकारें आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगी। आप शाहीन बाग नहीं बना सकते, आप देश को की स्थिति जो सामान्य स्थिति है आप उसको बिगाड़ नहीं सकते, आप गंगा जमनी तहजीब को नहीं बिगाड़ सकते। ये देश राम और रहीम का है, ये देश कबीर और सूरदास का है। इस देश में कैफी आजमी भी हैं रहे हैं, इस देश में मलिक मोहम्मद जायसी भी रहे, तो आप उसको गंगा जमनी तहजीब को मिटा नहीं सकते। अगर आप कोशिश करेंगे, वो किसी भी दल का व्यक्ति हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, समाजवादी पार्टी का हो, आम आदमी पार्टी का हो, खुद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का हो, तो उसे सरकार सत्ता में है, कम से कम उसका ये दायित्व बनता है कि वो कानून व्यवस्था को मेंटेन करे, और कानून व्यवस्था अगर रहेगी तभी ये देश चलेगा। और जो पहले बात कह रहे थे, कभी जावेद साहब भी कह रहे थे कि ये देश जो संविधान से चलेगा, हमारे जो संत महात्मा थे वो भी ये कह रहे थे कि ये देश संविधान से चलेगा। देखिए ये देश शरीयत से नहीं चलेगा, ये देश जो है पहले भी योगी आदित्यनाथ कह चुके कि ये देश औरंगजेब के आदर्शों से नहीं चलेगा और अकबर नायक नहीं हो सकता, नायक तो छत्रपति शिवाजी होंगे। तो निश्चित तौर पर देखिए एक बात तो साफ है पूर्वा, कि जो राजनीतिक दलों की दिशा और दशा है वो धर्म की तरफ ही है, वो राजनीति की तरफ नहीं है, वो धर्म की राजनीति की तरफ है, और इसीलिए दो गुट दो भागों में बंटा हुआ नजर आ रहा है और इसका भुगतान जनता करेगी। हालांकि वक्फ बिल संशोधन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे तौर पर सदन के अंदर बातें अपनी रख दी और ये कह दिया कि जो बातें मुस्लिम समाज के बीच में जाकर आप रख रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, गैर मुस्लिम इसमें नहीं रहेंगे। और देखिए दान की संपत्ति, शत्रु संपत्ति, वक्फ की संपत्ति, आप किसी भी चीज पर दावा ठोक दे रहे हैं। जो बात अभी हो रही थी कि भाई महाकुंभ में आपने दावा ठोक दिया, आपने जो है लाल किले पर दावा ठोक दिया, किरण रिजिजू कह रहे थे कि जहां से हम जो बिल पेश कर रहे हैं कल को वक्फ बोर्ड कह देगा कि ये भी हमारा है। तो देखिए नियंत्रण करने के लिए, कोई चीज व्यवस्थित करने के लिए एक व्यवस्था बनाई जाती है, ऐसा नहीं कि उस व्यवस्था को आप मिलकर बिगाड़ दीजिए और फिर पूरे देश का माहौल खराब हो जाए। और उसका भुगतान कौन करेगा? अगर कहीं हिंसा होगी तो दोनों पक्ष के लोग आपस में भिड़ेंगे, विवाद होगा, मारे जाएंगे, तो उसका नुकसान किसके होगा? अल्टीमेटली हिंदुस्तान की जनता को नुकसान होगा और राजनीति का शिकार भोली भाली जनता हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि लोगों को सोच समझकर काम करना चाहिए, और जब ये बिल पूरी तरह से पास हो जाए और उसकी कॉपी, जो मैं बात पहले भी कह रहा था कि आपके पास आ जाए, तब इस चर्चा को आगे बढ़ाइए, तब आंदोलन की बात करिए। अपूर्वा बिल्कुल, क्योंकि अजीत जी देखिए वक्फ को लेकर एक चीज हमेशा से कही गई है ना खाता ना बही, जो वक्फ कहे वही सही, जहां हाथ रख दिया वो जमीन हमारी है। अब फिर ट्रांसपेरेंसी की जब बात करते हैं तो फिर इस तरह से तिलमिला जाते हैं। देखिए निश्चित तौर पर वक्फ को लेकर बहुत ज्यादा विवाद इस देश के अंदर खड़ा हुआ, जितनी भी इस तरह की संपत्ति है उस पर वक्फ अपना दावा ठोंक देता है और फिर ये मामला आगे बढ़ जाता है।
इसीलिए मैंने कहा ना कि वो महाकुंभ से लेकर लाल किले से लेकर जितनी भी बड़ी संपत्तियां हैं उस पर वक्फ अपना दावा पेश कर देता है। तो आखिर उस दावे को कैसे खारिज किया जाएगा? उनकी जो बातें हैं वो हर चीज पर दावा ठोक देते हैं, नहीं 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 ये तो हमारा है। तो उस दावे को नियंत्रित करने के लिए, उनकी मनमानी को रोकने के लिए ये वक्फ बिल संशोधन आ रहा है। तो आप एक बार इस संशोधन को देख लीजिए। बहुत सारे कानून परिवर्तित होते हैं। मैंने शाम को भी ये बात कही थी कि अंग्रेजों के जमाने का काला कानून बदल गया, धारा 370 जो है वो हट गई, 35A हट गया। तो आपको इंतजार करना चाहिए। और एक कहावत कही जाती है कि मानव नहीं बलवान हो समय बलवान। तो समय के साथ कम से कम आपको चलना चाहिए और जो जरूरत है देश की कम से कम उसमें एक साथ खड़े रहना चाहिए। और देखिए विपक्ष को तो मैं कहूंगा कि विपक्ष अपनी भूमिका अदा कर रहा है और विपक्ष की लोकतंत्र में यही भूमिका होती है कि जब सरकार कोई काम कर रही हो तो विपक्ष उसमें सरकार से सवाल जवाब करे और वो सवाल जवाब हो रहा है। लेकिन उस सवाल जवाब को भी इस लेवल पर नहीं ले जाना चाहिए कि कोई चीज बिगड़ जाए, स्थिति बिगड़ जाए और वक्फ संशोधन बिल को लेकर हिंसा फैलने लगे, उग्र प्रदर्शन होने लगे। काली पट्टी बांध कर देखिए, लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का अधिकार और अपनी बात रखने का अधिकार अनुच्छेद आपको देता है। संविधान का अनुच्छेद के अंतर्गत अलग अलग आपको मौलिक अधिकारों के तहत आप अपनी बात रख सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हिंसक तौर पर नहीं। उग्र प्रदर्शन करेंगे तो आप कानून के दायरे में आगे आएंगे और फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर यही राजनेता कहेंगे कि देखिए धर्म और जाति देखकर कार्रवाई हो रही है, धर्म और जाति देखकर बुलडोजर चल रहा है। अपूर्वा, बिल्कुल ठीक अजीत जी, क्योंकि देखिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आंकड़े भी हम बता रहे हैं कि किस तरह से चाहे बात लोकसभा की कर ली जाए या फिर राज्यसभा की सदन की बात कर ली जाए, बिल पास हो जाएगा। लेकिन उसके बाद का क्या कुछ एक्शन नजर आता है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी इस बिल को लेकर जो विरोध है वो हम देख रहे हैं। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि ये मुस्लिमों के साथ अन्याय है, बहुसंख्यकवाद कर रही है बीजेपी, अल्पसंख्यकों को लेकर हमेशा इस तरह के कानून आते फिर उन पर थोप दिए जाते हैं। थोड़ा इंतजार विपक्ष को भी करना पड़ेगा और क्या रणनीति अब आगे विपक्ष बनाने वाली है जब ये बिल पास हो जाएगा। तो फिलहाल बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका भी और सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मेरे साथ बड़ी बहस में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।